हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेन योर ब्रेन। तो आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, मेजरमेंट ऑफ एल्कलिनिटी। एक्चुअली इसके बारे में आपने कई सारे वीडियो देखे होंगे, बट जो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट होता है वो बहुत ही कम वीडियोज में आपको क्लियर किया गया होगा। तो लाइक ये तो सब बता देते हैं कि इसका प्रैक्टिकल प्रोसीजर कैसे होगा, बट उसके पीछे की जो थ्योरीज होती है, जो उसके एंड में रिजल्ट्स निकल के आते हैं, उन रिजल्ट्स के बारे में शायद ही किसी ने बताया हो। तो आज मैं सारा डिस्कस करूंगा कि उसके रिजल्ट्स जो आते हैं उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है, और उनको हम कैसे पता करें कि कौन से वाटर सैंपल में किस तरह की एल्कलिनिटी होगी। तो बेसिक हमारे पास जो एल्कलिनिटी होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। ओ एच माइनस, दैट इज कॉस्टिक बोलते हैं। इसके अलावा कार्बोनेट एंड HCO3 माइनस, दैट इज बाइकार्बोनेट। तो ये बेसिक तीन तरह की एल्कलिनिटीज हमारे पास होती हैं। अब मेजरमेंट करने से पहले हम कुछ बेसिक जो चीज़ें होती हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है हमारे पास, वो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास एक टाइट्रेंट होना चाहिए, जिसे एसिड होगा, जो होता है 0.02 नॉर्मेलिटी सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये नॉर्मेलिटी इसका मतलब क्या है, इसके लिए एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें सारा आपको बेसिक बताऊंगा। और इसके अलावा इंडिकेटर्स यूज होते हैं। इंडिकेटर क्या है, ये हमें दिखाते हैं कि हमारी जो रिएक्शन चल रही है, जो हमारा पीएच, मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि हम कितना एसिड हमारे पास अभी रिक्वायरमेंट है और हम कौन सी स्टेज पे चल रहे हैं। तो उसके लिए हमें इंडिकेटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो पहला हमारे पास फिनोप्थिलीन, जिसकी पीएच रेंज होती है 8.6 से 10.3। इसके अलावा मिथाइल ऑरेंज, जिसकी पीएच रेंज होती है 2.8 से 4.4। ठीक है। अब इसके अलावा दो बेसिक एजम्पशंस होते हैं। फर्स्ट एजम्पशन होता है कि पीएच ऑफ वाटर सैंपल शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10। ये हम पहले से ही मान के चलते हैं कि हमारे पास जो भी वाटर सैंपल है उसका पीएच 10 है, 10 से ज़्यादा ही होगा। इसके अलावा दूसरा एजम्पशन होता है कि कॉस्टिक एंड जो OH माइनस है एंड बाइकार्बोनेट डू नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे, या तो OH माइनस हो गया या फिर बाइकार्बोनेट होगा। ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल प्रोसीजर के साथ में। इसके पास मैंने क्या किया, एक वाटर सैंपल लिया है एक कंटेनर में, जिसकी क्वांटिटी होगी 50 ml। वाटर सैंपल हमारे पास। अब इसमें मैं क्या करूँगा कि ये मैं प्री एज्यूम कर रहा हूँ कि इसकी जो एल्कलिनिटी होगी वो मतलब जो उसका पीएच होगा 10 है, 10 से ज़्यादा है, और ये एल्कलाइन होगा। ठीक है। अब इसमें क्या करूँगा, 3 to 4 ड्रॉप्स फिनॉक्सिलिन ऐड करूँगा। इसमें 3 to 4 ड्रॉप्स फिनोक्सिलिन ऐड किया तो अब क्या होगा, स्टार्टिंग में इसका कलर जो होगा पिंक हो जाएगा। अगर इसमें एल्कलिनिटी होगी तो इसका कलर क्या होगा, पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर पिंक नहीं हो रहा है तो इसका मतलब इसमें एल्कलिनिटी नहीं है, या फिर एक और कंडीशन बन सकती है, वो बाद में बताऊँगा। तो अभी हम एज्यूम करके चल रहे हैं इसका पीएच 10 है, 10 से ऊपर है। तो जैसे मैंने फिनोक्सिलिन ऐड किया तो इसका कलर जो होगा पिंक में कन्वर्ट होगा, क्योंकि फिनोक्सिलिन की जो रेंज है वो क्या है, 8.6 से 10.3। अभी हम ऊपर साइड से चल रहे हैं, तो मैं इस पहले ग्राफ में दिखाता हूँ आपको। ये ग्राफ में देखिए, पीएच हमारी यहाँ पे 10 है, तो 10 से स्टार्टिंग होगी, और जैसे जैसे हम एसिड इसमें ऐड करेंगे वैसे वैसे इसकी पीएच रिड्यूस होगी। ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग क्या है, एल्कलाइन इसकी पीएच है 10 है, 10 से ज़्यादा, तो फिनोप्थिलीन अपना कलर दिखाएगा जो कि पिंक कलर का होगा। ठीक है। अब इसके अलावा इसमें क्या करेंगे, हम एसिड को, जो भी हमारे पास टाइट्रेंट है सल्फ्यूरिक एसिड, उसको ऐड करेंगे 0.02 नॉर्मेलिटी H2SO4। ठीक है। इसको ऐड करते जाएंगे। यहाँ पे देखिए डायग्राम में देखिए आप, एसिड को हमने ऐड करना स्टार्ट कर दिया है। अब एक स्टेज आएगी जब ये जो पिंक कलर है, पिंक कलर का जो फॉर्मेशन वो डिसअपियर हो जाएगा, कि हमें पिंक कलर दिखेगा ही नहीं। तो हम समझ जाएंगे कि हमारी जो फर्स्ट स्टेज है वो कंप्लीट हो चुकी है, और उसमें पीएच हमारा 8.3 आ जाएगा। अब देखिए इसमें कलर क्यों डिसअपियर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पीएच की जो जो हमारे जो इंडिकेटर हमारा फिनोप्थिलीन, उसकी वर्किंग रेंज कितनी है, 8.6 से 10.3 है। हम 10 से स्टार्ट किया हम लोगों ने। अब जैसे ही 8.6 के नीचे जाएगा तो वैसे इसका कलर जो है ना डिसअपियर हो जाएगा, पिंक कलर से कलर लेस हो जाएगा हमारा सैंपल, क्योंकि अब हमारी पीएच 8.3 आ चुकी है। ठीक है। अब यहाँ तक फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद क्या करना है हमें, जैसे फर्स्ट स्टेज कंप्लीट होगी इसके बाद हमें मिथाइल ऑरेंज को ऐड करना है, 1 ड्रॉप मिथाइल ऑरेंज। तो स्टार्टिंग क्या होगा, जैसे मिथाइल ऑरेंज को ऐड करेंगे तो अभी हमारे पास कोई भी कलर नहीं दिखेगा। अब कलर क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज की जो पीएच रेंज है वो है 2.8 से लेके 4.4। लेकिन अभी हम कौन सी स्टेज पे हैं, अभी हमारे पास 8.3 है, लेकिन इसकी मिथाइल ऑरेंज की वर्किंग रेंज है 4.5 से नीचे वाली। तो इस समय क्या होगा, सैंपल हमारा कलरलेस ही रहेगा। अब इसमें क्या करें, फिर से एसिड को ऐड करना स्टार्ट करेंगे। एसिड ऐड करें, करते रहेंगे, और ये हमारा जो ग्राफ है नीचे चलता जाएगा, इसकी पीएच है जो डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है। अब एक ऐसी स्टेज आएगी कि जहाँ पर जो ऑरेंज कलर होगा एकदम से अपीयर होगा।
सॉरी, ऑरेंज कलर नहीं, यहाँ पे येलो कलर का फॉर्मेशन होगा जैसे ही हम ये सेकंड स्टेज के एंड पर जाएंगे, क्योंकि अभी हमारी वर्किंग रेंज क्या है, मिथाइल ऑरेंज की वर्किंग रेंज है 2.8 से 4.4। तो हम जैसे 4.5 के आसपास पहुँचेंगे तो हमारे पास एक कलर मिलेगा जो कि येलो कलर का होगा, और हम वैसे ही समझ जाएंगे कि हमारी जो सेकंड स्टेज है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा प्रैक्टिकल प्रोसीजर। अब यहाँ पे कुछ दो टर्म हैं, पी एंड एम। अब यहाँ पे बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, कुछ लोग कहते हैं पी ये फिनोल्फथालीन को डिनोट कर रहा है, एम है मिथाइल ऑरेंज को डिनोट कर रहा है। तो मैं एक चीज़ बता दूं कि पी और एम सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम को डिनोट कर रहे हैं, एसिड का वॉल्यूम कितना कंज्यूम हुआ है फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज में। तो पी हमारे पास क्या है, एसिड रिक्वायर्ड इन फर्स्ट स्टेज जो कि एम में होगा, और एम क्या है, एम है आपका टोटल एसिड रिक्वायर्ड, टोटल एसिड वो भी एम में होगा। अब देखिए पी और एम की जगह हम और भी कुछ ले सकते थे, लाइक पी की जगह हम ए लिख सकते थे, एम की जगह बी लिख सकते थे, लेकिन पी और एम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि पी डिनोट कर रहा है कि इस पॉइंट पे हमने फिनोल्फथालीन, जो फिनोल्फथालीन हमारे पास इंडिकेटर था वो यूज किया था, और एम जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे हमने मिथाइल ऑरेंज यूज किया था, इसलिए पी और एम को हमने यहाँ पे मार्किंग के लिए रखा हुआ है। और इसके अलावा पी और एम का बस एक ही सिग्निफिकेंस है, पी डिनोट कर रहा है कि कितना एसिड की यूटिलाइजेशन हुआ है फर्स्ट स्टेज में, और एम है आपका टोटल। तो ये जो रिमेनिंग बचेगा सेकेंड स्टेज का, फर्स्ट स्टेज का कितना हो गया पी एम एल, और सेकेंड स्टेज का कितना निकल के आएगा एम माइनस पी एम एल। अब कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि पी होता है यहाँ तक का और एम होता है इस स्टेज का, नहीं, लेकिन पी है ये केवल फर्स्ट स्टेज का, और एम है ये फर्स्ट प्लस सेकेंड, इन दोनों को कंबाइन करके जो भी एसिड की कंजम्पशन हुई है वो टोटल एम है। तो यहाँ पे हम सेकेंड स्टेज का कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज एम माइनस पी एम एल। ठीक है, यहाँ पे तो हमारा ये प्रैक्टिकल प्रोसीजर कंप्लीट होता है। अब इसके बाद में आते हैं थ्योरेटिकल प्रोसीजर पे। अब देखिए थ्योरेटिकल में क्या होता है कि जो हमारे फर्स्ट स्टेज है और सेकंड स्टेज है, इन दोनों में जो एल्कलिनिटी प्रेजेंट होती हैं वो कौन कौन सी मैंने पहले बताई है, कॉस्टिक, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज में हमारे पास कौन कौन सी न्यूट्रलाइज होगी और सेकंड स्टेज में कौन सी न्यूट्रलाइज होगी। फर्स्ट स्टेज में होती है हमारे पास एक तो ये OH माइनस न्यूट्रलाइज हो जाता है, H प्लस गेन करेगा और वाटर बना देगा। ठीक है, अब इसके अलावा एक कहते हैं कि कार्बोनेट, हाफ कार्बोनेट फर्स्ट स्टेज में और हाफ कार्बोनेट सेकंड स्टेज में। यहाँ पे भी कन्फ्यूजन होती है कि हाफ हाफ कैसे कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, उसके बारे में बताऊंगा कि अब देखिए पहले देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन ऑफ कार्बोनेट, CO3 2 माइनस। पहले ये एक H प्लस गेन करेगा, क्या बनाएगा HCO3 माइनस, बाइकार्बोनेट बनाया। अब ये बाइकार्बोनेट क्या करेगा, यहाँ से फिर से एक H प्लस गेन करेगा और यहाँ से बनेगा H2CO3। तो ये यहाँ से कार्बोनेट से जो H2CO3 तक का प्रोसेस है ये पूरा हम कहेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन ऑफ CO3 2 माइनस। बट हो क्या रहा है कि फर्स्ट स्टेज में केवल ये जो प्रोसेस है ये केवल फर्स्ट स्टेज में हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक का ये सेकंड स्टेज में हो रहा है, फर्स्ट एंड ये सेकंड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 मोल H प्लस कहाँ पे फर्स्ट में और 1 मोल सेकेंड स्टेज में। तो कह सकते हैं कि हाफ हाफ न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, कार्बोनेट का हाफ न्यूट्रलाइजेशन फर्स्ट में हो गया है और हाफ किस में होगा सेकंड स्टेज में। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ CO3 2 माइनस प्लस H प्लस जो कि बनेगा हमारा HCO3 माइनस। अब मैं इसको ना स्टार मार्क कर दूंगा, क्यों कर रहा हूँ ये भी बताऊंगा। अब इसके बाद में सेकंड स्टेज में क्या होगा, ये HCO3 माइनस स्टार ये H प्लस लेके H2CO3 बनाएगा। अब देखिए ये तो हमारा बाइकार्बोनेट कहाँ से आया, कार्बोनेट से, लेकिन एक प्रेजेंट होगा इनिशियली जो प्रेजेंट होगा वाटर सैंपल में, एक बाइकार्बोनेट जो कि पहले से ही प्रेजेंट होगा उसका भी न्यूट्रलाइजेशन होगा, तो ये बनेगा H2CO3। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं फर्स्ट स्टेज में हमारे पास OH माइनस एंड कार्बोनेट जो कि हाफ न्यूट्रलाइज हुआ है, सेकंड स्टेज में रिमेनिंग हाफ न्यूट्रलाइज हुआ है, इसके अलावा जो पहले से ही मौजूद होगा हमारे वाटर सैंपल में वो भी न्यूट्रलाइज हो गया है। ठीक है, तो ये तो क्या प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल प्रोसीजर यहाँ तक। अब इसके बाद बात करेंगे कि इसके रिजल्ट्स आते हैं कुछ निकल के, उन रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। अब तो पहले रिजल्ट आता है P = 0, M ≠ 0, देन कौन सी एल्कलिनिटी होगी, बाइकार्बोनेट P = M, कॉस्टिक P = M/2, कार्बोनेट अगर P > M/2, कॉस्टिक एंड कार्बोनेट, एंड P M/2, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। अब देखिए क्या होता है कि जनरली सभी लोग क्या करते हैं, सारी वैल्यू ऐसे लिख के कहते हैं याद कर लो, लेकिन आज मैं इसके पीछे का रीज़न बताऊंगा कि इस कंडीशन में यही वाली एल्कलिनिटी क्यों प्रेजेंट है, इसके पीछे की जो रीज़न होगा उसको मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डायग्राम में देख लीजिए आप, तो फर्स्ट स्टेज में क्या न्यूट्रलाइज हो रहा था OH माइनस,
इसके अलावा हाफ CO3 माइनस एंड रिमेनिंग हाफ HCO3 स्टार माइनस एंड HCO3 माइनस। ये हाफ मोल नहीं लिख रहा हूँ मैं, हाफ अमाउंट लिख रहा हूँ कि कार्बोनेट का हाफ अमाउंट यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो रहा है और उसका रिमेनिंग हाफ यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो पहली कंडीशन में लेके चल रहा हूँ P इक्वल टू 0 एंड M इज नॉट इक्वल टू 0 फर्स्ट। ओके, तो इसके लिए मैं पहले डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, डायग्राम से ही समझेंगे। ये मेरे पास डायग्राम है, इस तरह से। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज है यहाँ तक, और यहाँ तक है सेकंड स्टेज, फर्स्ट एंड ये सेकंड। ओके, अब देखिए क्या होता है, P इक्वल टू 0 हो रहा है, P यहाँ पे है, M यहाँ पे है। ये वाला जो अमाउंट बोला एसिड का, ये 0 कर रहा है। इसका मतलब सपोज मैं इसे मान लेता हूँ x और इसे मान लेता हूँ y। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, P इक्वल टू एक्स एंड M इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब देखिए फिर से अगर कन्फ्यूजन हो रही किसी की, कुछ लोग समझते हैं कि M इक्वल टू वाई होगा, नहीं y नहीं होगा, M इक्वल टू कितना होगा, x प्लस वाई। तो इस कंडीशन क्या बोल रहा है कि x इक्वल टू 0 रखना है, x इक्वल टू अगर 0 होगा देन P इक्वल टू 0 और M इक्वल टू क्या हो जाएगा, y। तो यहाँ से कह सकते हैं y की कुछ ना कुछ वैल्यू, इसलिए y इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये कंडीशन कब होगी कि जब फर्स्ट स्टेज ही ना हो। अगर फर्स्ट स्टेज ना होगी तो हमारी जो फर्स्ट स्टेज में जितना भी एसिड की रिक्वायरमेंट हो रही है वो भी 0 होगी। तो ये कब हो सकता है, जब फर्स्ट स्टेज में जितनी भी हमारी एल्कलिनिटी है वो न्यूट्रलाइज हो रही है। अगर वही ना हो तो फर्स्ट स्टेज नहीं होगी। तो फर्स्ट स्टेज में क्या क्या होता है, OH माइनस होता है, इसके अलावा CO3 माइनस होता है। अगर ये दोनों प्रेजेंट ना हो तो ये फर्स्ट स्टेज नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो इसलिए हमारे पास होगा क्या, HCO3 माइनस। तो कौन सी प्रेजेंट होगी एल्कलिनिटी, बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं सेकेंड की। सेकेंड में हमारे पास है P इक्वल टू M। फिर से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये इक्वल टू, ये क्या है, P है और ये क्या है, M है। तो अब मैं क्या करता हूँ, P इक्वल टू M, जितना अमाउंट P का है उतना ही अमाउंट M का है। तो सपोज मैं क्या करता हूँ, P को मान लेता हूँ X। ठीक है, अब ये कह रहा है कि P इक्वल टू एक्स है एंड M इक्वल टू भी x होगा। ये कंडीशन कब हो सकती है, जब ये M क्या है, ये M है जो है ना खिसक के यहाँ पे आ जाए किसी तरह से। क्योंकि M क्या डिनोट कर रहा है, M तो बस एक एंड पॉइंट को डिनोट कर रहा है कि जहाँ पे हमारी रिएक्शंस कंप्लीट हो रही हैं, उस पॉइंट को मैंने M नाम दिया है। तो अगर कुछ ऐसा हो जाए कि जहाँ पे हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है वो पॉइंट यहाँ पे हो जाए तो हम उसे M नाम दे देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। जो M पॉइंट जो है ये सिर्फ एक एंड पॉइंट को ही डिनोट कर रहा है कि यहाँ पे हमारी रिएक्शंस कंप्लीट हो रही हैं। बट अभी क्या हो रहा है कि P इक्वल टू M हो रहा है। इसका मतलब ये जो सेकंड स्टेज है ये हो ही नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट स्टेज हो रही है। ठीक है, ओनली द फर्स्ट स्टेज टेकिंग प्लेस, फर्स्ट स्टेज। तो यही एक कंडीशन है कि P इक्वल टू M हो सकता है। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अगर पहली स्टेज होगी इसका मतलब पहली स्टेज में क्या होता है, OH माइनस होता है और CO3 2 माइनस होता है। अब एक चीज़ देखिए, OH माइनस होगा ठीक है, अगर CO3 2 माइनस होगा, अब इसका हाफ न्यूट्रलाइजेशन तो यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन रिमेनिंग जो हाफ होता है ये वाला HCO3 माइनस स्टार वाला, तो ये सेकंड स्टेज में होगा। तो इसका मतलब सेकंड स्टेज भी हो जाएगी। लेकिन हमें चाहिए क्या, सिर्फ फर्स्ट स्टेज चाहिए। तो इसका मतलब हमारे पास ये भी नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो सेकंड हो जाएगी, तो ना ये होगा और ना ये जो रिमेनिंग वाला है HCO3 माइनस वो भी नहीं होगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल OH माइनस, कॉस्टिक बचेगी केवल। अब अगला केस आता है थर्ड, P इक्वल टू MY2। फिर से ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ओके, तो हमारे पास क्या है, ये P है और यहाँ पे क्या है, M है। तो P इक्वल टू M/2। अगर सपोज मैं इसको x मान लूँ और इसको भी x मान लूँ, यहाँ तक ये दोनों x हो गए, तो P इक्वल टू लिख सकता हूँ x और M इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, x प्लस एक्स इक्वल टू 2x। क्योंकि M क्या है, स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक जितना भी एसिड कंज्यूम हुआ है वो सारा M है। तो 2x हो गया और M की जगह मैं क्या लिख, वो सॉरी x की जगह लिख दूंगा 2p, M इक्वल टू 2p, देन P इक्वल टू M/2। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि जितना एसिड फर्स्ट स्टेज में रिक्वायरमेंट हुई है उतनी ही अगर सेकंड स्टेज में भी रिक्वायरमेंट हो तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। फर्स्ट स्टेज में फर्स्ट में जितना एसिड यूज हुआ है उतना ही अगर सेकंड में भी यूज हो तो ये कंडीशन फुलफिल होगी। और ऐसा कब हो सकता है,
ये तभी होगा अगर मान लो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ CO3 2- है, ठीक है, सॉरी ये क्या लिख दिया, CO3 2- होगा, तो क्या होगा, हाफ कार्बोनेट यहाँ पे न्यूट्रलाइज होगा और उसका रिमेनिंग हाफ यहाँ पे न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो तभी ये कंडीशन फुलफिल होगी, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे OH- भी होगा तो क्या होगा, ये वाला अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। अगर सपोज यहाँ पे HCO3- जो इनिशियल वाला होता है ना बाई कार्बोनेट, अगर वो होगा तो ये सेकेंड स्टेज ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन एक ही कंडीशन ऐसी बनेगी अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कार्बोनेट हो, जो भी अल्कलिनिटी है वो अगर कार्बोनेट होगी तो इसका हाफ अमाउंट यहाँ पे न्यूट्रलाइज होगा और हाफ अमाउंट यहाँ पे न्यूट्रलाइज होगा, तभी कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। तो कह सकते हैं इस तरह की कंडीशन में हमारे पास कौन सी अल्कलिनिटी होगी, कार्बोनेट। ओके, अब अगला केस आता है फोर्थ, दैट इज P इज ग्रेटर देन M/2। ये थोड़े से ट्रिकी हैं, इसको देखना है आपको। डायग्राम से ड्रॉ करता हूँ फिर से। ये हो गया हमारे पास P एंड ये हो गया हमारे पास M। सपोज मैं इसको मान लेता हूँ X और इसको भी मैं, एक सेकेंड, यहाँ पे फर्स्ट स्टेज इज ग्रेटर देन सेकेंड स्टेज, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में हमारे पास कितना है P और सेकेंड स्टेज में कितना है M-P। ये अभी X नहीं मानते हैं, केवल P रहने देते हैं। ये P हमारा फर्स्ट स्टेज का है और सेकेंड कितना है, टोटल कितना है M, तो ये सेकेंड स्टेज कितनी रहेगी M-P, ठीक है। P को तो लेके आएंगे 2P इज ग्रेटर देन M, देन दिस इज इक्वल टू P इज ग्रेटर देन M/2, ठीक है। तो मेन कंडीशन निकल के आती है फर्स्ट स्टेज इज ग्रेटर देन सेकेंड स्टेज। तो कुछ ऐसा हो कि जितना भी एसिड हमारी फर्स्ट स्टेज में रिक्वायरमेंट है, जितनी भी एसिड की रिक्वायरमेंट फर्स्ट स्टेज में वो ज़्यादा हो जाए सेकेंड से, तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। ऐसा कब हो सकता है, अगर फर्स्ट स्टेज में हमारे पास क्या क्या होता है, सबसे पहले देखिए कार्बोनेट, हाफ तो फर्स्ट में होगा और हाफ किस में हो जाएगा, सेकेंड में, HCO3 माइनस स्टार वाला। तो ये तो बैलेंस हो गए, फर्स्ट और सेकंड दोनों को बैलेंस कर दिया इसने। अब कुछ ऐसा हो कि फर्स्ट में उसको ऐड कर सके, तो फर्स्ट में हम क्या ऐड कर सकते हैं, OH-, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, नील, इसको हम कुछ नहीं फिल करेंगे। तो ये कंडीशन क्या होगी, इससे क्या होगा, फर्स्ट स्टेज का जो एसिड रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा हो जाएगा सेकेंड से। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इस तरह की कंडीशन में दो एल्कलिनिटी प्रेजेंट होंगी, दैट इज OH- एंड CO3 2-। अब देखिए क्या है, अगर यहाँ पे कार्बोनेट, अगर यहाँ पे बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होती इनिशियल वाली, तो ये डिसबैलेंस हो जाता। तो हम नहीं कह सकते कि फर्स्ट स्टेज ग्रेटर देन सेकंड स्टेज। ये तभी पॉसिबल है जब कार्बोनेट हो जो कि हाफ हाफ दोनों में डिवाइड हो चुका है, और इसके अलावा OH- जो कि कॉस्टिक एल्कलिनिटी प्रेजेंट होगी, तभी ये जो फर्स्ट स्टेज है वो ज़्यादा होगी सेकेंड स्टेज से। ओके, अब आती है फाइनल फिफ्थ, दैट इज P इज लेस देन M/2। ये बिल्कुल सेम कंडीशन है प्रीवियस वाली की तरह, बस साइन को चेंज किया गया है। यहाँ पे मैं ये डायग्राम को ड्रॉ करूँगा, ये हो गया आपका P एंड दिस इज M। अब इसको मैं कंडीशन क्या लिख सकता हूँ, फर्स्ट स्टेज इज लेस देन सेकेंड स्टेज। फर्स्ट में कितना है आपका P और सेकेंड में क्या है M-P, तो ये क्या हो जाएगा 2P इज लेस देन M एंड दिस इज इक्वल टू MP लेस देन M/2। तो कंडीशन का फुलफिल हो रही है जब फर्स्ट स्टेज में जो एसिड की रिक्वायरमेंट है वो कम हो सेकेंड स्टेज के एसिड की रिक्वायरमेंट से। तो ये कब होगा पॉसिबल, सबसे पहले हमारे पास क्या है कार्बोनेट, ये तो इक्वल होगा डिवाइड, हाफ कार्बोनेट इधर और हाफ कार्बोनेट इधर, जो कि HCO3- स्टार के फॉर्म में जाएगा। इसके अलावा दूसरा क्या है हमारे पास, अगर सपोज मैं यहाँ पे OH- लिखता हूँ तो ये वाला जो पोर्शन है वो ज़्यादा हो जाएगा एसिड, तो यहाँ पे हमें ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा और यहाँ पे दूसरा एसिड जो, सॉरी, हमारे पास जो एल्कलिनिटी है HCO3- जो कि इनिशियली प्रेजेंट होगी उसको लिखना पड़ेगा। अब देखिए जो एसिड की रिक्वायरमेंट होगी फर्स्ट और सेकेंड में ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट। तो इस तरह की कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हमारे पास दो तरह की एल्कलिनिटी होगी, दैट इज फर्स्ट वन कार्बोनेट एंड सेकेंड वन बाइकार्बोनेट। तो ये तो हमारे सारे पांचों केस हो गए हैं। अब इसके बाद एक और कंडीशन बन सकती है, ये पिछले वाले में आपको दिखाऊं कि यहाँ पर अगर कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो हैं, अगर यहाँ पे सिर्फ कार्बोनेट प्रेजेंट हो, सॉरी कार्बोनेट नहीं, यहाँ पे अगर कॉस्टिक प्रेजेंट हो और इनिशियल वाला बाइकार्बोनेट प्रेजेंट हो, इनिशियल वाला बोल रहा हूँ मैं, इन सबको, इन दोनों को हटा दो, यहाँ पे सिर्फ क्या हो, कॉस्टिक हो और इनिशियल वाला बाइकार्बोनेट हो, लेकिन
पहले ही हमने एजम्पशन ले रखा है कि कॉस्टिक और बाइकार्बोनेट एक साथ में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो वो वाली कंडीशन यहाँ से फेल हो जाती है। तो इसीलिए हमने यहाँ क्या किया है, कार्बोनेट को लिया है, हाफ ऑफ वो डिवाइड हो गए, इसके अलावा कॉस्टिक यूज किया जिससे कि हमारे एसिड की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाए फर्स्ट स्टेज में, तो ये जो कंडीशन है फुलफिल हो जाए। तो ये हमारे पांचों केस हो गए हैं। अब मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। किसी भी आप यूट्यूब पे किसी वीडियो पर सर्च कर लीजिए, इस तरह का एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगा। और आई होप आपको समझ में आया। अगर कुछ भी डाउट हो इसको लेके तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, और अगर आपको लग रहा है कि कोई भी टॉपिक में आपको डाउट है तो उसको कमेंट करके बताइए, मैं उस पर एक वीडियो बनाऊँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।